फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए बार्न-हाइवर्ट चक्र, बार्न-हाइवर्ट साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बार्न-हाइवर्ट चक्र जो है वो आयनिक यौगिक जब बनता है तो उसमें जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है दो आयनों के बीच में, उसे हम बार्न-हाइवर्ट चक्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो बार्न-हाइवर्ट चक्र को सर्वप्रथम मैक्स बॉर्न तथा हैबर ने दिया और यह ऊष्मागतिकी के हिंस के नियम के आधार पर आधारित है। तो इसलिए हम बार्न-हाइवर्ट साइकिल को उपसंयोजीकरण के बाद ही जस्ट हम पढ़ेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे पहले तब यह जानते हैं हिंस का मतलब कि किस प्रकार से इसमें यौगिक बनता है और किस कई पदों में इन्हें प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ देखिए इस चक्र द्वारा आयनिक यौगिक बनने के विभिन्न पदों में प्राप्त ऊर्जाओं के मध्य संबंध स्थापित कराता है। आयनिक यौगिक बनने में निम्नलिखित ऊर्जा को हम संभवन ऊष्मा कहते हैं। संभवन ऊष्मा का मान जितना अधिक होगा वह आयनिक यौगिक उतना ही अधिक अस्थायी होगा। बार्न-हाइवर्ट चक्र 3 पदों में पूरा होता है। इससे पहला देखिए क्या है, जब कोई जैसे ठोस या द्रव परमाणु गैसीय परमाणु मतलब पहले कोई ठोस और द्रव है तो पहले गैस फॉर्म में परिवर्तित होगा और गैसीय परमाणु का इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करके गैसीय आयन में परिवर्तित मतलब गैसीय परमाणु से गैसीय आयन में और फिर गैसीय आयन आपस में मिलकर ठोस आयनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब गैसीय आयन से फिर ठोस आयनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बार्न-हाइवर्ट चक्र कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल लिया जैसे ठोस सोडियम और गैसीय क्लोरीन अणु। यहाँ पे क्लोरीन अणु लिखा है इसलिए Cl2 है, मतलब 2 है क्लोरीन परमाणु द्वारा ठोस यानी Cl को बनाने में बार्न-हाइवर्ट चक्र द्वारा निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो है सोडियम सल्फाइड प्लस हाफ Cl2। फिर यहाँ देखिए यहाँ HCl किया गया है तो इसको गैस में परिवर्तित किया गया। पहला स्टेप दोनों गैस में कन्वर्ट हुए सॉलिड से सोडियम गैस में। फिर यहाँ HD किया गया है तो देखिए यहाँ सोडियम गैस और फिर क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हुआ है अणु से और फिर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी प्राप्त किया। तो यहाँ पे सोडियम पे इलेक्ट्रॉन आयन में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो यहाँ पे क्लोरीन पे -1 कन्वर्ट हुआ गैस में। तो इस प्रकार से यहाँ पे Cl2 को भी कन्वर्ट किया गया। तो देखिए NaCl मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पे किया बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर इसमें Cl हम माइनस कर देंगे तो NaCl यहाँ बनेगा दोनों को मिला के और ये है प्रोसेस बताया गया जो 3 स्टेप है उस तरह से और फिर यहाँ यह इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। इस प्रकार से ये NaCl के फॉर्म में हमें आयनिक रूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें बार्न-हाइवर्ट चक्र के द्वारा कंप्लीट, जिसके द्वारा हम एक समीकरण प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए हमने समीकरण प्राप्त किया U = HAS प्लस हाफ HD प्लस IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और -CA मतलब इलेक्ट्रॉन बनता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और -Cl मतलब लैटिस एनर्जी मतलब चालक ऊर्जा। तो यहाँ देखिए U जो है संभवन ऊष्मा, HAS ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, HD वियोजन ऊष्मा जिसको इंग्लिश में डिसोसिएशन हीट कहते हैं और IE मतलब प्रथम आयन ऊर्जा और मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और EA मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और EL मतलब लैटिस एनर्जी मतलब जिसको हिंदी में चालक ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए NaCl में संभवन ऊष्मा का ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऋण चिन्ह क्यों लगा है, इसीलिए लगा है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ऋणात्मक प्राप्त होती है। यदि E का मान धनात्मक हो तो आयनिक यौगिक बनेगा ही नहीं, मतलब U का मान इसलिए आगे वहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया गया है। तो इसको आप समझिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बार्न-हाइवर्ट चक्र की उपयोगिता क्या है। तो देखिए बार्न-हाइवर्ट चक्र की उपयोगिता जो निम्न है, इसके द्वारा हम आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बनता और चालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस चक्र द्वारा यौगिक की अस्थायित्व की जानकारी भी हमें हो जाती है। और फिर देखिए हमें लैटिस एनर्जी जिससे चालक ऊर्जा कहते हैं। तो मुक्त गैसीय आयनों द्वारा विद्युत संयोजी यौगिक के एक मूल के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे चालक ऊर्जा कहते हैं। चालक ऊर्जा का मान बढ़ने पर आयनिक यौगिकों का स्थायित्व तो बढ़ता है तथा उनके गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ये गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कब, जब उनकी चालक ऊर्जा का मान बढ़ने पर का स्थायित्व भी बढ़ेगा और उनका गलनांक क्वथनांक भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए आयनिक यौगिकों में चालक ऊर्जा निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला इसमें है बताया गया कि आयनों पर जो उपस्थित आवेश रहते हैं उनकी संख्या जब बढ़ेगी तो चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा और जब उनके आयनों की संख्या कम होगी आवेशों की तो
चालक ऊर्जा का मान भी घट जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि आयनों के बीच की दूरी घटने पर आयनों के मध्य जो लगने वाला बल होता है और चालक ऊर्जा का मान दोनों बढ़ जाता है। जब दूरी ज़्यादा होगी तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और उनकी ऊर्जा भी कम होगी। देखिए, आयनों की त्रिज्या घटने पर चालक ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। मतलब आयनों की त्रिज्या जो रेडियस घटेगा तो उनकी चालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया क्वेश्चन के रूप में, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड की चालक ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ देखिए बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया, सबसे अधिक सोडियम फ्लोराइड का है, क्योंकि सभी में सोडियम जो है धनायन की त्रिज्या सब में समान है, लेकिन फ्लोराइड की जो है त्रिज्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसलिए उसकी चालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्योंकि आपको यहाँ बताया गया कि आयनों की त्रिज्या घटने पर चालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। इस थर्ड स्टेप में हमने ये बताया। तो इस प्रकार से सबसे अधिक फ्लोराइड की होगी। तो इस प्रकार से ऋणायनों की त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा, मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी और सबसे कम सोडियम आयोडाइड की। अब देखिए हम यहाँ सहसंयोजी बंध देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो देखिए सहसंयोजी बंध को सर्वसम्मत वैज्ञानिक ने दिया था और यह बंध अधिकतर कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तथा ये बंध अधातु के मध्य, मतलब धातु के मध्य नहीं बनता, अधिकतर धातु के मध्य बनता है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी। देखिए हमने इन्वर्टेड कामा में लिखा है, तो परमाणुओं के मध्य युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझे से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो देखिए परमाणु के मध्य साझे के युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं एकल सहसंयोजी बंध, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिक सहसंयोजी बंध। तो एकल उसे कहते हैं जब कार्बन परमाणु के बीच में एकल, मतलब एकल बंध, केवल एक बंध हो तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध, और जब 2 बंध हो कार्बन के बीच में, और जब 3 बंध हो तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहेंगे। देखिए इस प्रकार से जब परमाणुओं के मध्य एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो बने बंध को हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे दोनों परमाणु के मध्य एक सरल रेखा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए H2 और HCl। तो H2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो एक है, इसी के इलेक्ट्रॉन और मिलित इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे, और इस प्रकार से जब साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को हम बीचों बीच दिखाते हैं और इस प्रकार से हम इनकी बॉन्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के मध्य केवल एक बंध थी, एकल सहसंयोजी बंध है। इस प्रकार से आप HCl का देख सकते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक, और क्लोरीन का 2 8 7, जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके भी बाहरी, दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। और साझा करने के इस प्रकार HCl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जिसे हम एकल सहसंयोजी बंध। अब यहाँ देखिए द्विसहसंयोजी बंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ देखिए द्विसहसंयोजी बंध जो इसे कहते हैं जब परमाणु के मध्य 2 युग्म इलेक्ट्रॉन के साझे से बने सहसंयोजी बंध को द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे दोनों परमाणु के मध्य 2 समांतर रेखा, मतलब डबल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, खींचकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अणु को लिया है, तो यहाँ देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए इसका 2 6 आएगा। यहाँ देखिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा कर लेंगे, और इस प्रकार से उनका स्टेप पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार से जिनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ देखिए त्रिक सहसंयोजी बंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो परमाणु के मध्य जब 3 युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा से जो सहसंयोजी बंध बनते हैं उन्हें हम त्रिक सहसंयोजी बंध कहेंगे, और इसे 3 समानांतर रेखा के द्वारा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे N2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में किया तो 2 और 5 आप देख रहे हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका स्टेप पूरा रहेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और जिस प्रकार से उनके बीचों बीच देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से इसे हम त्रिक सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से अवार्ड ढेर सारा एग्जाम्पल आप किताब में देखकर हल कर सकते हैं, और जो इसके कुछ क्वेश्चन हैं हम आपको पोस्ट पर दे देंगे और आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ सहसंयोजी बंध के प्रकार देखिए। सहसंयोजी बंध के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मतलब पोलर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मतलब
ध्रुवी और अध्रुवी। तो देखिए पहले अध्रुवी को देखते हैं। तो अध्रुवी सहसंयोजी बंध जिसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत वे बंध आते हैं जिसमें साझे का युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य स्थित होता है, मतलब, और जिसे परमाणु अनावेशित रहते हैं, मतलब उसमें कोई आवेश ना हो। तो ऐसे सहसंयोजी बंध को हम अध्रुवी सहसंयोजी बंध करते हैं। और ये जो बंध होता है सदैव दो समान परमाणुओं के मध्य, ये लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के मध्य बनता है। जैसे यहाँ आपने Cl2 लिया है, देखिए, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं किया है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए, अगर यहाँ हम लिखें तो इसका 17 होता है। देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7। इसकी बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन का देखिए साझा किया और इस प्रकार से इनके बीच में एकल बंध भी यहाँ पे बना है। तो यहाँ देखिए, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अध्रुवी सहसंयोजी बंध, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब यहाँ देखते हैं अध्रुवी सहसंयोजी बंध, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जब दो असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है तो साझे का युग्म इलेक्ट्रॉन किसकी ओर? उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश या दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। और यह बंध सदैव दो असमान परमाणुओं के मध्य बनता है, मतलब इसमें ऐसा जगह है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उच्च विद्युत ऋणात्मकता की ओर विस्थापित होगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने HCl लिया है। तो देखिए HCl में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से और क्लोरीन को डॉट से दिखाया है। तो इसमें देखिए क्लोरीन जो है वो माइनस, उस पर आंशिक ऋणावेश है और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बना। और इसका देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बीचों बीच बना, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ गया। और तो ये देखिए उच्च विद्युत ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आया, और इस प्रकार से ये तब ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाएंगे। और इनके बीच में एकल बंध के द्वारा दिखाया गया। तो ये देखिए इस पर आवेश आंशिक है, पूर्णता नहीं है। इस प्रकार से देखिए ध्रुवीय और ध्रुवीय सहसंयोजी बंध के बारे में अध्ययन किए। ये देखिए याद रखिएगा, जब ध्रुवीय बनेगा तो असमान, और जब अध्रुवीय बनेगा तो समान परमाणु के मध्य बनेगा, या तो लगभग समान में अंतर ज़्यादा ना रहे। तो यहाँ देखिए सहसंयोजी बंध बनने की स्थितियाँ मतलब कब कब ऐसी होती हैं। तो सहसंयोजी बंध जो बनता हम जानते हैं अधातु धातु के मध्य बनता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि समान परमाणु के बनते, इस प्रकार से देखिए समान परमाणु के मध्य यह बंध बनता है तथा असमान परमाणु के मध्य भी ये बनता है, मतलब संयोजी बंध जो होता है। और यह बंध ऐसे दो परमाणु के मध्य बनता है जिनके विद्युत ऋणात्मकता का मान 1.7 से कम होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि वे तत्व जिनकी संयोजकता 3 से अधिक होती है वे अधिकतर सहसंयोजी बंध, मतलब जिनकी संयोजकता 3 से अधिक होती है वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो कार्बन जो है अधिकतर सहसंयोजी बंध बनाता है और उसकी संयोजकता 4 होती है, 3 से अधिक होती है। अब यहाँ देखते हैं सहसंयोजकता कोवैलेंसी। तो देखिए सहसंयोजी बंध बनने में परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझा होता है उनकी संख्या को उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। अब जिस एग्जाम्पल में देखिए CH4 में कार्बन परमाणु 4 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जिसे कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है। अब यहाँ देखिए कार्बन परमाणु द्वारा 4 सहसंयोजी बंध बनाए जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु की सहसंयोजकता 4 होगी, तथा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक सहसंयोजी बंध बनाया जाता है तथा हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1 होगी, मतलब जिसके द्वारा जितने कार्बन द्वारा 4 और उसके द्वारा 1। तो अब देखते हैं हम सहसंयोजी यौगिक के लक्षण क्या है। तो देखिए सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं अणु से मिलकर बने होते हैं, आयनों से नहीं। और सहसंयोजी यौगिक के जो मध्य दुर्बल बल होता है वो वान डेर वाल्स बल होता है। उनके बल बीच जो बल कार्य करता है वो वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, जो कि दुर्बल होता है। इस कार्य से सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और जो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक भी निम्न होते हैं। सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। और जो ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जैसे जल में।
सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो ठोस, गलित और विलयन में तीनों रूपों में विद्युत धारा के कुछ अलग होते हैं। लेकिन तो जो ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत धारा के चालक होते हैं। मतलब जब ध्रुवीय पोलराइज हो जाते हैं तो आयन टूट जाते हैं, जिसके कारण से ये सुचालक का कारक है। यहाँ देखिए सहसंयोजी बंध जो होती है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है और जिसके कारण से सहसंयोजी यौगिक की निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। और देखिए हमने कुछ प्रमुख सहसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति निम्न श्रेणी में दी गई है। तो देखिए यौगिक है जैसे CO2, इसकी संरचना को हमने दिया, इसके बीच में देखिए डबल द्वि सहसंयोजी बंध है और इसकी ज्यामिति रेखीय होती है। आपको दिखाई दे रहा है कि एक सरल रेखा की बात है। अब हमें यहाँ देखिए C2H2 को लिया है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, तो इसका भी ज्यामिति रेखीय होती है। और H2O का देखिए इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ दो लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, तो इस कारण से इसकी ज्यामिति कोणीय हो जाती है, सरल रेखीय न होकर के। और फिर देखिए यहाँ पे NH3 है तो NH3 की आकृति पिरामिडी हो जाती है। यहाँ पे 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे है और CH4 का देखिए टेट्राहेड्रल होता है और इस प्रकार से। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है और इन पे कोई लोन पेयर नहीं है और इसकी ज्यामिति क्या होती है, समचतुष्फलकी होती है। और यहाँ देखिए 7 पॉइंट उन्होंने बताया कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो समावयता के गुण को भी देते हैं, मतलब आइसोमरिज्म के भी गुण को देते हैं। तो ये आप ऑर्गेनिक में इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, समावयता। सहसंयोजी यौगिक जो है आणविक अभिक्रियाएँ देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं परिवर्तनशील सहसंयोजकता, वेरिएबल कोवैलेंसी। तो देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मतलब दो प्रकार की संयोजकता, दो से अधिक सहसंयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम परिवर्तनशील सहसंयोजकता कहते हैं। तो देखिए किसी तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का अर्थ ये है कि मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी संख्या के बराबर भी उसकी संयोजकता होती है। जिसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए लिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की सहसंयोजकता क्रमशः 3:1 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी और फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक निश्चित सहसंयोजकता होती है। इनके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता, जिसके कारण से ये विपरीत परिवर्तनशील सहसंयोजकता को प्रदर्शित नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए फास्फोरस को देख लीजिए, तो फास्फोरस की सहसंयोजकता 3 और 5 दोनों प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए सहसंयोजकता 3 को हम दिखाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम यहाँ ऑर्बिटल में भरे हैं, जो आप क्वांटम संख्या के बारे में पढ़े थे। तो ये ऊर्जा स्तर क्रम में देखिए हमें दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस यहाँ ये मूल अवस्था में मतलब ग्राउंड स्टेट में है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 3 पाएंगे और इसकी सहसंयोजकता 3 हुई। अब इसकी सहसंयोजकता 5 कैसे होती है, देखिए जब इसे हम एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए 3s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 3d कक्षक में चला जाएगा। 3s उपकोष का मतलब 3s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चलता है। इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s पे 1 हो जाएगा, 3p पे 3 और 3d पे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, इसीलिए इसकी संयोजकता 5। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिसमें डी एक कक्षक पाए जाएंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जब तेजी से अवस्था में जाएगा तो यस का डी में चला जाएगा। इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज करेगी और इस प्रकार से परिवर्तनशील संयोजकता को देते हैं। तो इस प्रकार से आज यहीं तक, फिर आगे हम लोग कल उपसहसंयोजी बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए ताकि हम और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद।